नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद है, जिस पर समझौते की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत के दौरे पर पहुंचा था। इस दौरान दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील को लेकर के कई संभावनाओं पर चर्चा हुई है और अगर यह वार्ता सफल रहती है तो इससे अगले दौर की बातचीत का रास्ता साफ हो पाएगा। इसके बाद हमारी अगली खबर हरियाणा से है, जहां पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य पर्यावरण योजना लॉन्च की है। इस दौरान सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां पशु तस्करों ने एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारी अगली खबर बाढ़ और बारिश को लेकर के होगी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। बिग न्यूज में आगे इन सभी खबरों को विस्तार से बताएंगे। बिग न्यूज की शुरुआत भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद को लेकर करते हैं। इसको लेकर के अब समझौते के प्रयास तेज हो गए हैं। मंगलवार को अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत दौरे पर पहुंचा था। इस दौरान दोनों देशों के बीच में ट्रेड डील की संभावनाओं पर चर्चा की गई है और अगर यह वार्ता अनुकूल रहती है तो इससे आगे की बातचीत का रास्ता खुल पाएगा। किस तरीके से यह टैरिफ वॉर लगातार जारी है और इस बैठक के बाद क्या कुछ रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय भारत और अमेरिका अपने सबसे खराब रिश्तों से गुजर रहे हैं। वजह है राष्ट्रपति ट्रंप की वो टैरिफ नीति जिसे भारत कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। रूसी तेल खरीद से नाराज ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा रखा है। इससे दोनों देशों में व्यापार प्रभावित है। इसी बीच अमेरिका का एक डेलीगेशन भारत दौरे पर पहुंचा है ताकि ट्रेड डील को किसी सार्थक नतीजे पर पहुंचाया जा सके। मंगलवार को अमेरिकी डेलीगेशन की भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान ट्रेड डील की हर संभावनाओं पर चर्चा की गई है। अमेरिकी डेलीगेशन का ये दौरा महज एक दिन था, लेकिन अगर ये वार्ता सार्थक रहती है तो दोनों देशों के बीच आगे की रणनीति पर काम शुरू होगा। बता दें कि इससे पहले दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। छठे दौर की बातचीत 25 से 29 अगस्त के बीच होना थी। इस बीच अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा दिया। इससे छठवें दौर की वार्ता टल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर हरियाणा के पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य पर्यावरण योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा है कि हमारी सरकार अगली पीढ़ी के लिए दूरगामी सोच के साथ पर्यावरण को बचाने पर काम कर रही है। किस तरीके से यह काम किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण जरूरी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से पर्यावरण योजना की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा है कि हवा, पानी और मिट्टी का स्वच्छ होना बेहद जरूरी है। इससे भावी पीढ़ी की जिंदगी सरल होगी। जीवन का अस्तित्व स्वच्छ पर्यावरण पर ही निर्भर है। हम सब मालूम है, यदि हवा, पानी और भूमि प्रदूषित होंगे तो न केवल हमारा
स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बल्कि कृषि उपयोग, कृषि उद्योग और अर्थव्यवस्था सब प्रभावित होंगे। हम सबको ये मालूम है, आज तेजी से हो रहा औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली हमारे संसाधनों पर ये भारी दबाव डाल रहे हैं। बिना उपचारित सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट खनन से निकलने वाला मलबा, हम सब जानते हैं, तेल का रिसाव, चाहे घरेलू कचरे का सही निपटान न होना, यदि ये सब हमारे जल, वायु, मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए हमने विशेषज्ञों से और हमारे जो पर्यावरणविद हैं उनके साथ मिलकर एक व्यापक और दूरदर्शी योजना वो बनाई है और जिसे आज हमने लागू किया है। ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो इस पर्यावरण के अंदर आगे बढ़ करके काम कर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम सभी को अपनी भागीदारी निभाना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी जलवायु, मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं और इसका हम सब उपयोग भी करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इन्हें हमारे लिए बचा करके रखा है। हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें बचा करके रखना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और हम देखते हैं कि आज जो इतना वातावरण प्रदूषित हो रहा है, हम लगातार पेड़ का कटाव कर रहे हैं, जंगल सीमित हो रहे हैं, पेड़ नहीं है, परंतु उसका एक ऑप्शन निकाला। पेड़ नहीं है, हम देखते थे कि यहीं से अगर हम 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो आपको एसी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर 100 किलोमीटर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बिना एसी के आप रह नहीं पाएंगे, और अगर आप यहां से 100 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे तो और स्थिति हमारी खराब हो जाएगी। ये किस प्रकार का हमने असंतुलन खड़ा किया है, इसके जिम्मेवार कोई और भी नहीं है। प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उसको किया है और उसके दुष्परिणाम हम सबको भुगतने पड़ रहे हैं। अगर हम देखें कि एसी चल रहा है, अंदर का मौसम तो ठीक है, परंतु बाहर का मौसम अगर आप देखेंगे कितना दूषित होता है, कितना गर्म होता है। हमने उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, जो उन्होंने एक मार्ग दिया है प्रदेश का विकास, हम मिलकर के उनके मार्गदर्शन में लगातार 3 गुना गति से हमारी सरकार कर रही है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार 105 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। साथ ही किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की जा रही है। प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे निपटने के लिए अभी हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के 3600 करोड़ रुपए की लागत के क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत की है और इसके तहत हमने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें वो भी खरीदी हैं। इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए भी
सब्सिडी दी है। और आने वाले समय के अंदर इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, इलेक्ट्रिक बसों की ज्यादा, ताकि डीजल से, पेट्रोल से ज्यादा पोल्यूशन ना हो। हमने ईवी पार्क खरखौदा के अंदर, रोहतक के अंदर ईवी पार्क बनाने की, और उसके ऊपर हमने सब्सिडी भी दी है कि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टर्स, उसकी पॉलिसी हमने बनाई है ईवी को लेकर के। हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसको लेकर के हमने एक पॉलिसी भी बनाई है ताकि इन्वेस्टर्स आए और ज्यादा हमारे वाहन ये इलेक्ट्रिक हों, चाहे वो कार है, चाहे हमारी बसें हैं, चल रही हैं बसें, और चाहे हमारी गाड़ी है, वो भी हम देख रहे हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने एक आंकड़ा साझा करते हुए कहा है कि हरियाणा के शहरों में 5,600 टन कचरा निकलता है। इनमें 77% कचरे का निपटान होना है, जबकि 23% कचरे का अभी भी निपटान नहीं हो पाता है। हरियाणा सरकार इसके समाधान के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। वहीं यमुना के जल को दूषित होने से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ठोस कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है, जहां पशु तस्करों ने 19 साल के एक छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव देखने को मिला है। कई जगहों पर आगजनी की खबरें भी सामने आई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर में सोमवार देर रात दिल दहला देने वाली वारदात हुई। 3 गाड़ियों में सवार पशु तस्कर गांव में घुस आए और खूंटों से मवेशियों को खोलने लगे। अचानक हुई इस हरकत से गांव में हड़कंप मच गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और शोर मचाने लगे। इसी दौरान 19 साल का दीपक गुप्ता, जो नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था, भी बाहर आया। दीपक ने शोर सुनते ही तस्करों का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला साबित हुआ। आरोप है कि तस्करों ने दीपक को पकड़कर जबरन डीसीएम में बैठा लिया और करीब 1 घंटे तक वाहन में घुमाते रहे। एक दुखद घटना है और इसमें पुलिस द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। लगातार टीम्स काफी मूव कर रही हैं और जल्दी से जल्दी हम दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर लेंगे। इसके अलावा परिवार की जो भी अपनी डिमांड्स थी उनसे बात भी की गई है। उन्हें बताया गया है कि जो भी अनुमन्य धनराशि और सहायता धनराशि उनको मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी स्थानीय स्तर पे हम परिवार की मदद कर सकते हैं वो हमारी बात हुई है। जो उनकी स्थानीय समस्या और कुछ है उसका भी हम लोग निराकरण करवा के उनकी मदद करवाएंगे। अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि हम पोस्टमार्टम करवा के मतलब शव का दाह संस्कार करवाएं, तो वो हम लोग करवाएंगे। उसके बाद परिवार के साथ पुनः बैठेंगे और उनकी जो भी मदद हो पाएगी वो सारी करवाएंगे। नहीं, देखिए अभी उन सबकी फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई जा रही है और जहां से भी जिस मद से अनुमन्य धनराशि मिल पाएगी वो डेफिनेटली हम लोग आरोप है कि पुलिस सहयोग नहीं की और नहीं, देखिए अभी बातें सभी के द्वारा कई बातें की गई हैं। सभी लोगों ने अपना पक्ष रखा गया है, तो सभी बातें सुनी गई हैं। और एक बार पहली प्रायोरिटी ये है कि कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको हम पकड़े, पूरी एनर्जी हमारी उसमें रहे। उसके अलावा फिर बाद में जहां पे भी जिस चीज की और जो लोगों ने बातें कही हैं उस पर भी गहनता से विचार करते हुए आगे की कार्रवाई की। इसके बाद तस्करों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि दीपक के मुंह में गोली मार दी गई। हत्या के बाद शव को गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। सुबह जैसे ही शव मिला, पूरे इलाके में गुस्से की लहर दौड़ गई। गुस्साई भीड़ ने तस्करों की एक डीसीएम को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते गांव में हंगामा, आगजनी और जाम की स्थिति बन गई। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पथराव में पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाया गया। इस दौरान एसपी नॉर्थ और थाना प्रभारी घायल हो गए। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया
जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे, उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बेकाबू हालात को काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस और पीएसी की टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी। इलाके में तनाव बना हुआ है। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। हालांकि पुलिस का कहना है कि छात्र की हत्या गोली मारकर नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दीपक की मौत सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से हुई है। पुलिस का दावा है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इधर पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीएम ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरोपियों की तलाश कर तुरंत गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे जितने भी अवैध अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे वो सब चिन्हित किए जा रहे हैं और एक एक सजा हो गई। पहले ये एजेंसियां संरक्षण प्राप्त हुआ करती थी, इसलिए ऐसे लोग मनोबल हुआ। लंबे समय से इनका गिरोह काम कर रहा था। छुपे लोग हैं, अभी ढेर सारा खात्मा हो गया है। समय समय पर ये उभर के बाहर आ रहे हैं और इनकी भी दवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा। जब भी कोई भी मामला आता तुरंत संज्ञान लेते हैं और संज्ञान होने पर जांच और जांच त्वरित जांच, कम से कम समय में जांच और जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा, चाहे वो कितना सूबेदार हो, ये आज के दिन में होगा और सब एक एक चिन्हित किए जाएंगे, एक एक को जेल में जाए। आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए हम लोग ध्यान दें। गांव में हर किसी की आंखों में आंसू है और हर दिल में गुस्सा। दीपक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों का कहना है कि पशु तस्करों का आतंक लंबे समय से जारी है। अब दीपक की मौत के बाद लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। सर, ये गौ तस्करी वाले थे लोग, जैसे कि बच्चों को, जैसे 3 लोग थे, चाचा भतीजा थे, और वो गाड़ी से जा रहे थे और ये भी मौके पे थे। उनको बाइक लड़ गई और वो सब देखे बाइक मतलब लड़ गई, तो 2 गाड़ी थे पिकअप से और एक गाड़ी तो मतलब पकड़ लिए और कट्टा बंदूक सब हथियार लेके चल रहे हैं और उसके बाद लगा दिए। तो 2 लोग तो भाग गए। एक लड़का गिरा हुआ था, उसको उठा के अपने पिकअप में लाद लिए और पिकअप में लाद कर ले जाके आगे उसके बाद मार के उसके बाद हाईवे पे ही फेंक दिया गया। और जब बच्चों को उठा के लेके गए, मतलब बच्चे जब दोनों लोग चिल्लाने लगे, उसके बाद तो गांव वाले घेरे आगे से, तो पिकअप वाला एक पीछे मोड़ना, तो उसका गाड़ी फंस गया। जब गाड़ी फंस गया तो वो कूद के भागने लगे, तो उसमें से एक व्यक्ति पकड़ाया, बाकी लोग नहीं पकड़ाए और वो पता नहीं कहाँ गए। और उसके बाद गांव वाले लोग सब गाड़ी फूंक दिए और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। गोरखपुर की ये दर्दनाक घटना प्रदेश में बढ़ते पशु तस्करों के नेटवर्क और कानून व्यवस्था की चुनौती को सामने लाती है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन कितनी तेजी से न्याय दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। खबर अब देश भर में हुए सड़क हादसों को लेकर है। हरियाणा के पलवल और रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर और हिमाचल के सोलन में भी हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। इन हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 गंभीर रूप से घायल बताया जाना है। किस तरीके से ये सड़क हादसे देखने को मिले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही मामले हरियाणा के पलवल और रेवाड़ी से सामने आए। पलवल में नशे में धुत पुलिसकर्मी का आतंक देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार से 3 बच्चों को कुचल दिया।
जिसके बाद 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वही हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी पुलिसकर्मी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। तो एक भीषण सड़क हादसा रेवाड़ी से भी देखने को मिला, जहां केमिकल से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें आग लग गई। इस दौरान आग ने एक कार को चपेट में ले लिया, जिसके बाद कार में बैठे 2 लोग जिंदा ही जल गए, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए। कार सवार लोग यूपी के रहने वाले थे और खाटू श्याम में दर्शन के लिए जा रहे थे। 1:30 बजे करीब 3 बच्चे अपने उतावट सरकारी स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहे थे। तब एक क्रीटा कार जिस पे टेम्परेरी नंबर था, उस पर बाद में पता चला है नरेंद्र जो हेड कांस्टेबल है, जिसकी पोस्टिंग मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, उसने तेज गाड़ी चलाकर लापरवाही से इन बच्चों को टक्कर मारी है, जिससे 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उनका पोस्टमार्टम नंदन हॉस्पिटल में करवा दिया है और तीसरा बच्चा ज़्यादा चोट होने की वजह से उसको रेफर किया गया है रोहतक पीजीआई का। तो वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के इंदौर और सोलन के शमलेज से भी सड़क हादसे देखने को मिले। इंदौर में ट्रक ड्राइवर ने नशे की हालत में करीब 1 दर्जन लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर समेत 9 लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, ट्रक के नीचे फंसी बाइक को भी ड्राइवर कई मीटर तक घसीटते हुए ले गया, जिसके बाद ट्रक में आग लग गई। तो वही सोलन के शमचेल में पिकअप चालक को नींद की झपकी आ गई, जिसके बाद सेब से लदी पिकअप सड़क पर पलट गई। हालांकि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो ड्राइवर था बहुत ज्यादा शराब के नशे में धुत था। उसने कालानी नगर से उसने कंट्रोल लूज किया गाड़ी पर, वहां से एक्सीडेंट किया। वहां से एक बाइक इसके नीचे आ गई ट्रक के नीचे और वो घसीटती हुई यहाँ बड़ा गणपति चौराहे पे आई है। अभी तक 2 कैजुअलिटीज कंफर्म्ड है, 3 लोग गंभीर घायल हैं इसमें, और इसके अलावा मेरे हिसाब से 5 से 6 लोग और घायल हैं। तो टोटल 2 डेथ्स, 3 गंभीर घायल और 6 लोग घायल। बहरहाल हर हादसे और हर मौत के बाद एक परिवार टूट जाता है, लेकिन सड़क पर लापरवाही कम होती नहीं दिखाई देती है, जिसके आंकड़े हर साल बढ़ते दिखाई देते हैं। सूर्य समाचार के लिए पलवल से सौरभ भारद्वाज, रेवाड़ी से नवीन शर्मा, सोलन से विशाल वर्मा और इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड पर मानसून की मार पड़ी है। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है, जिसमें बड़ी संख्या में दुकानें बह गई हैं। टपकेश्वर मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से तमसा नदी भी उफान पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालातों का जायजा लिया है। ग्राउंड से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून की वापसी हुई है, जिसकी जद में राजधानी देहरादून है। दरअसल बीती रात देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटा, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। तमसा नदी उफान पर आ गई। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। मंदिर में घुसा पानी। टपकेश्वर मंदिर में कई फुट पानी। तमसा नदी के तट पर कई दुकानें। मंदिरों को हुआ भारी नुकसान। रिहायशी इलाकों में पानी घुस। नदियां उफान मारती बहने लगी। मालदेवता रोड, टपकेश्वर महादेव मंदिर और सहस्त्रधारा इलाके में हालात बेहद खराब हो गए। मंदिर के पुजारी आचार्य विपिन जोशी ने बताया है कि सुबह 5 बजे से ही नदी में तेज बहाव शुरू हो गया था। पूरा मंदिर परिसर जलमग्न हो गया। ऐसी स्थिति बहुत लंबे समय से नहीं आई थी। कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। हालात कितने खराब थे, इसका अंदाजा इस बात से जा सकता है कि मुख्यमंत्री को जेसीबी पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। मौके पर जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। में भी चंद्रभागा नदी उफान पर है,
जिससे पानी हाईवे तक पहुंच गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया, लेकिन अभी भी कई वाहन पानी में फंसे हुए हैं। देहरादून में आई आपदा के बारे में जानने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धामी ने भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर है। कहा जा रहा है कि लगभग 25 से 30 स्थानों पर बादल फटे हैं, जिसकी वजह से कई सड़कें पूरी तरह बह गई है। घरों और सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सामान्य जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त है, जिसे प्रशासन बहाल करने में लगा हुआ है। कई संपर्क मार्ग कट गए हैं और नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे पुलों को भी खतरा है। ऋषिकेश के भी कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है, जिससे नदी का पानी शहर में घुस गया है और संचार के साथ ही रेलवे लाइन भी बाधित हो गई है। बहरहाल पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर आई इस आपदा से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। उम्मीद की जाना चाहिए कि जल्द ही इस आपदा से लोगों को राहत मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो बिग न्यूज बिग शो में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।